ये है नई BE6E या फिर B6E, जैसे महिंद्रा आपको कहलवाना चाहती है। ये कंपनी की पहली बॉर्न इलेक्ट्रिक SUV है और अगर आप इसके स्पेक सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो बिना देरी किए आइए इस गाड़ी को और करीब से जानते हैं। जब भी आप इस गाड़ी को रास्ते पे देखोगे आप ज़रूर मुड़कर देखोगे। ये गाड़ी बिल्कुल अनोखी लगती है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी यूनिक। मुझे इसका फ्रंट डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया। ये बहुत ही अग्रेसिव फ्रंट डिज़ाइन है और गाड़ी को काफ़ी एंग्री सा लुक देता है। और इसकी जो LED DRLs है वो भी इस फ्रंट एंड को और सुंदर बनाती है। गाड़ी की फ्रंट में आपको BE की ब्रांडिंग मिलती है, महिंद्रा का लोगो नहीं मिलता। और इसका जो फ्रंट बॉनेट एरिया है वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है, एक स्पॉटी लुक देने को। और साथ ही आपको एक बड़ा सा एयर स्कूप मिल जाता है बॉनेट में फॉर बेटर एरोडायनामिक एफिशिएंसी। इस गाड़ी के साथ आपको 19 इंच के अलॉयज़ मिल जाते हैं और बड़े से 245 मिलीमीटर्स के टायर्स मिलते हैं साथ में। इसमें आपको थिक ग्लॉस ब्लैक का बॉडी क्लैडिंग मिलता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा आपको मेंटेन करने को, क्योंकि इस पे जो हल्के स्क्रैचेस है वो काफ़ी आसानी से दिख जाएंगे। लेकिन इसका जो निचला सेक्शन है वो थोड़ा सा रफ फिनिश में है, जो कि आपके बॉडी क्लैडिंग को बचाएगा स्टोन चिप्स और स्क्रैचेस से। अब साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी स्मूथ है, क्लीन है। सिर्फ एक आपकी बॉडी लाइन है जो इसको थोड़ा सा अग्रेसिव लुक देती है और इसके जो डोर हैंडल्स है वो फ्लश टाइप के हैं। एट द रियर आपको इसका जो डोर हैंडल है वो दरवाजे में पिलर में मिलेगा। एंड एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि इसका जो चार्जिंग फ्लैप है वो उल्टी तरफ खुलता है। तो अगर आपने गाड़ी को रिवर्स लगाया है फास्ट चार्जर में, तब उसका जो चार्जिंग गन है वो इस फ्लैप को लग सकता है। थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन मुझे इसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पसंद आया। ये नीटली बॉडी क्लैडिंग में इंटीग्रेट किया हुआ है। अब पीछे की ओर आते हैं तो इसका जो रूफ लाइन है वो अच्छा स्लोपिंग, एकदम कूपे जैसा लगता है, बहुत ही स्पॉटी दिखता है यहाँ से। और इसमें आपको दो स्पॉइलर मिलते हैं, एक तो रूफ पे और दूसरा बूट लिड पे। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक रियर वाइपर और वॉशर नहीं दिया गया, लेकिन इस गाड़ी को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो विंडस्क्रीन है वो काफ़ी एंगल्ड है ताकि इस पे पानी नहीं जमेगा। अब रियर की बात करें तो इसका जो टेल गेट का डिज़ाइन है वो काफ़ी क्लीन है और इस पे आपको महिंद्रा की नई आइडेंटिटी दिखने को मिलेगी। साथ ही आपको BE6E का बैज मिलेगा जो कि मैट फिनिश में किया गया है। इसके जो टेल लैम्प्स है उसमें एक स्मोक्ड इफेक्ट है, तो जब ये लिट ना हो आपको लगेगा कि ये एक ब्लैक पैनल है, समथिंग सिमिलर टू द न्यू रेंज रोवर। साइज़ की बात करें तो BE6E टाटा कर्व EV से लंबी और चौड़ी है। इनफैक्ट ये गाड़ी XUV 700 से भी चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी XUV से लंबा है। साथ ही इसमें 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। इस गाड़ी के साथ आपको एक पावर्ड टेल गेट मिलता है और इसका बूट स्पेस भी काफ़ी डिसेंट है। लेकिन इसका जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि इसके नीचे है एक इलेक्ट्रिक मोटर और उसके नीचे है एक स्पेस सेवर स्पेयर टायर, जिसके कारण आपको हैवी आइटम्स उठाने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। एक और पॉइंट ये है कि इसका जो बूट है वो डीप तो है लेकिन उतना टॉल नहीं है, जिसके कारण आप बैग्स एक के ऊपर एक स्टैक नहीं कर सकते। लेकिन ये बॉर्न EV है, इसके कारण आपको इस गाड़ी में फ्रंट लोडिंग एरिया भी मिलता है। आइए देखते हैं। बॉर्न EV होने के कारण इस गाड़ी में आपको फ्रंट बॉनेट के नीचे भी थोड़ी सी स्टोरेज एरिया मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत ही स्पेशियस नहीं है। इसमें आप छोटी चीज़ें जैसे कि चार्जिंग केबल्स या फिर एक कार कवर फिट कर सकते हो विद अ मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 35 किलोज ओनली। बॉर्न EV होने के कारण BE6E के दरवाजे 90 डिग्रीज तक खुलते हैं, लेकिन BE6E में एंटर करना उतना आसान नहीं है। उसका ये कारण है कि इसका जो फ्लोर है वो काफ़ी हाई है, इसका A पिलर स्लोपिंग है और इसका रूफ लाइन काफ़ी लो है, जिसके कारण
एंटर करने को आपको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। एक बार आप अंदर बैठ गए तब आपका हाथ जाएगा इसके दरवाजे के स्ट्रैप्स की ओर दरवाज़ा बंद करने। अब ये सही तरीका नहीं है, इस गाड़ी में एक रिसेस है और अगर आप इन स्ट्रैप्स के द्वारा दरवाज़ा बंद करोगे तो इस स्ट्रैप की लाइफ ज़रूर कम हो जाएगी। एक बार आप गाड़ी में बैठ गए तब आपको पता चलेगा कि इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो एक्सटीरियर की तरह काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इसका जो स्टीयरिंग है वो एक स्क्वायरिश सा शेप में है और इस पे आपको 2 स्पोक यूनिट भी मिल जाएगा। साथ ही इस गाड़ी में एक यूनिक हेलो लूप है जो कि ड्राइवर को सराउंड करता है और इस गाड़ी को एकदम एक ड्राइवर सेंट्रिक अप्रोच दे देता है, आपको एकदम स्पॉटी फील कराता है। लेकिन इसके हेलो की वजह से आपके फ्रंट पैसेंजर को थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। इसका जो USB पोर्ट है उसको एक्सेस करना फ्रंट पैसेंजर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है और दूसरी बात, आपको एक सेकंड कप होल्डर नहीं मिलता इस हेलो के कारण। इसका ड्राइव सिलेक्टर भी ऐसे लगता है मानो किसी फाइटर जेट से निकाला हो। और जहाँ तक डिज़ाइन की बात है तो इसका जो की होल्डर है वो मैग्नेटिक है, काफ़ी अच्छा है। फिर आप जब देखोगे आपके पास ये 2 बड़े से स्क्रीन है, एक पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और दूसरे पे आपका सेंट्रल टच स्क्रीन है जिसमें फीचर्स भरपूर है। अब फर्स्ट इंप्रेशन में इसका जो टच सेंसिटिविटी है वो तो काफ़ी अच्छा है और ये सिस्टम काफ़ी फास्ट भी है, लेकिन इसमें ढेर सारे ऐप्स हैं और इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको ज़रूर लगेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका जो 16 स्पीकर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है वो बेहतरीन है और आई थिंक ये 50 लाख रुपीस के इस साइड पे सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम है। फिर जब आप देखोगे इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी हद तक एक्सटेंड होता है विंडस्क्रीन की तरफ। ये आपको पुरानी होंडा सिविक की याद ज़रूर दिलाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ ढेर सारा स्पेस वेस्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता या फिर यूटिलिटी एरिया मिल जाता तो अच्छा रहता। अब यूटिलिटी की बात कर ली है तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा स्टोरेज एरिया मिल जाता है लेडीज़ हैंडबैग के लिए या फिर कोई बड़े आइटम्स के लिए। यहाँ पे आपको 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे एक कूल्ड एरिया मिल जाता है सेंटर कंसोल में और फिर इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी डीप है। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलता है जिसके द्वारा आप इसका जो डैश कैम का जो डेटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो आपके मोबाइल डिवाइस पे या फिर आपके हार्ड ड्राइव पे। अब बात करते हैं इसके कलर स्कीम की, तो आपको एक अनोखा ऑलिव ग्रीन का शेड मिलता है डैशबोर्ड पे, दरवाज़ों पे और इसके सीट्स पे भी। और सीट्स पे आपको पार्ट लेदरेट और पार्ट फैब्रिक मटेरियल मिलता है और तो और ये जो मटेरियल है वो इको फ्रेंडली है। और सीट की बात कर ली है तो आपको बता दूं कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन थाई सपोर्ट टॉल ड्राइवर्स के लिए शायद थोड़ा सा कम पड़े। ड्राइवर सीट में आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है और उसके लिए आपको एक बटन मिलता है, लेकिन अगर आपको पैसेंजर सीट वेंटिलेशन एक्टिवेट करना है या फिर ब्लोअर स्पीड चेंज करना है तब आपको टच स्क्रीन में जाके 2 या 3 प्रेस करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट ज़रूर है। इतने घंटे बिताने के बाद भी मैं अभी तक इसके पावर विंडो का मैकेनिज़्म नहीं समझा हूँ। अब इसका जो पावर विंडो स्विच है उसको अगर आप ऊपर पुश करोगे तो विंडो नीचे आएगा और अगर आप इसको नीचे पुल करोगे तो विंडो ऊपर जाएगा। बैक सीट की बात करने के पहले आइए इसके फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। यूनिक फीचर्स की लिस्ट में एक हाई डेफिनेशन 360 डिग्री कैमरा, एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरामिक ग्लास रूफ विद एम्बियंट लाइटिंग, एडवांस्ड हेड अप डिस्प्ले, सेल्फी कैमरा, फुली ऑटोमेटिक सेल्फ पार्किंग और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अब आगे की तरफ पीछे के भी दरवाजे 90 डिग्रीज तक खुलते हैं और स्टोरी काफ़ी सिमिलर है। हाई फ्लोर, लो रूफ लाइन, तो अंदर एंट्री होने में थोड़ी दिक्कत तो होगी।
लेकिन एक बार जब आप अंदर आ चुके हैं तब आपको दरवाज़ा बंद करने में काफ़ी आसानी होगी। ये काफ़ी इजी टू रीच है और आप ये स्ट्रैप्स को पुल नहीं करोगे। एक बार आप अंदर बैठ गए तो आप देखोगे कि यहाँ पे नी रूम की आपको कमी नहीं महसूस होती और फुट रूम भी ठीक ठाक है। मेरी हाइट के लिए एट 5 फीट 9 इंचेस टॉल हेड रूम डिसेंट है, लेकिन मेरे से कोई लंबा व्यक्ति स्पेशली 6 फुटर्स को यहाँ पे हेडरूम की कमी ज़रूर महसूस होगी। अब गाड़ी बाहर से तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन अंदर इसकी बैक सीट इतनी चौड़ी नहीं है, तो 3 अडल्ट्स को यहाँ बिठाना इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। एक और चीज़ है कि इसकी जो विंडो एरिया है वो थोड़ी सी छोटी है, जिसके कारण आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा अंधेरा महसूस होगा। अब सीट की बात करें तो ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन लंबे पैसेंजर्स के लिए थाई सपोर्ट की कमी महसूस होगी। साथ ही इसका जो लंबर सपोर्ट है वो मुझे थोड़ा एक्सेसिव लगा और आपकी कंफर्ट के लिए इसका जो बैक रेस्ट है वो 2 स्टेप में रिक्लाइन होता है। अभी ये उसके सबसे रिक्लाइंड पोजीशन में सेट है। आप इसको ये स्ट्रैप पुल करके थोड़ा आगे भी कर सकते हो। अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाएगा, कप होल्डर्स मिल जाएंगे, फिर डोर्स में आपको 1 लीटर बॉटल रखने की जगह मिल जाएगी। फ्रंट सीट बैक में आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे स्टोरेज के लिए, और फ्रंट सीट बैक्स में आपको USB टाइप C चार्जिंग पॉड्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन रखने की जगह है, लेकिन इसके AC कंसोल का डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया, और उसका ये कारण है कि एक आप इसका जो एयर फ्लो है उसका डायरेक्शन एडजस्ट नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा टू मेंटेन। ये ऑलरेडी डस्ट पकड़ चुका है और इसको साफ़ करना उतना आसान नहीं होगा। और इसके साथ ही करते हैं बात BE60 की ड्राइव एक्सपीरियंस की। एक है 59 किलोवाट आवर और दूसरी है 79 किलोवाट आवर की। अब दोनों में ही लगा है एक इलेक्ट्रिक मोटर जो इसके रेयर व्हील्स को पावर करती है। अब इस 79 किलोवाट आवर के वर्जन में एक 286 हॉर्स पावर 380 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला इलेक्ट्रिक मोटर है, और महिंद्रा का ये दावा है कि ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार केवल 6.7 सेकंड में पकड़ लेगी, और इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का ये भी दावा है कि अगर आप एक 175 किलोवाट फास्ट चार्जर ढूंढ लो तो इसकी बैटरी 20 से 80% चार्ज होने में केवल 20 मिनट्स लगाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफाइनमेंट की। अब महिंद्रा ने बेहतरीन काम किया है गाड़ी के कैबिन को बाहर के साउंड से आइसोलेट करने का। इस गाड़ी में रोड नॉइज़, टायर नॉइज़ या फिर इवन मोटर का साउंड बहुत ही कम आता है, और ये कैबिन का एक्सपीरियंस बहुत ही शांत है। अब इवन इन द इकोनॉमी सेटिंग आपको इसमें टॉर्क या पावर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आप इसको हाईवे पर भी इकोनॉमी सेटिंग में चला सकते हो और आपकी जो रेंज है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको एक ओवरटेक करना है एक नैरो रास्ते में या फिर एक 2 लेन के रास्ते में, तो यहाँ पे आपको एक बूस्ट फंक्शन भी मिलता है जो कि टेम्परली आपको फुल पावर और फुल टॉर्क देता है मोटर का, ताकि आप अपना ओवरटेकिंग मैनूवर कंप्लीट कर सको बड़े ही आसानी से। इन टोटल इसमें 3 मोड है, रेंज, एवरीडे एंड रेस। इनमें से रेस मोड में गाड़ी सबसे पावरफुल फील होती है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आया वो ये है कि व्हाइल ऑन द मूव अगर आपको ड्राइव मोड चेंज करने हैं तो आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा दूर स्ट्रेच आउट करके ड्राइव मोड चेंज करने पड़ेंगे, और फिर अगर आपको वापस एंड्रॉयड के स्क्रीन में जाना है तब भी आपको 2 या 3 प्रेस और करने पड़ेंगे टू गो एंड डू द सेम। तो जो इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है और जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा बेटर हो सकता था इन माय ओपिनियन। साथ ही इस गाड़ी में फ्रंट सीट वेंटिलेशन तो है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर के पास सीट पे एक फिजिकल बटन है, पैसेंजर के पास नहीं है। तो पैसेंजर को अगर वेंटिलेशन फंक्शन चालू करना है या फिर ब्लोअर के स्पीड चेंज करने हैं तो पैसेंजर को भी स्क्रीन में जाके वो चीज़ करनी पड़ेगी। आई थिंक एक परमानेंट
AC टैब जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल हो और जिसमें AC कंट्रोल्स हो, इवन इन द एंड्रॉयड ऑटो स्क्रीन, वो रहना काफ़ी ज़रूरी है इन दिस वर्जन। अब इस गाड़ी में 4 रीजन सेटिंग्स है, लेवल 1, 2, 3 और रीजन ऑफ एट लेवल 0। आई थिंक इसका जो रीजन का जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल है और मैं इस गाड़ी को काफ़ी देर से चला रहा हूँ विदाउट द नीड टू प्रेस द ब्रेक। आई एम जस्ट यूजिंग द रीजनरेशन टू स्लो डाउन। ड्राइवर की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ढेर सारे फीचर्स है, जैसे कि ADAS, जो कि इन रास्तों पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे एक ADAS वाला एनिमेशन भी है जो बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट करता है कि आपकी आगे, आपके साइड में गाड़ी है, स्कूटर है, ट्रक है। ये लेन के मार्किंग्स भी आपको बताता है और इन जनरल ये एक कूल इंफॉर्मेशन है राइट इन योर फील्ड ऑफ विजन। और फील्ड ऑफ विजन की बात हो ही रही है तो आपके पास एक AI HUD भी है जो कि आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है। स्पीड, नेविगेशन, आपकी लेन आप फॉलो कर रहे हो या फिर आप लेन के ऑफ जा रहे हो, आपकी ब्लाइंड स्पॉट डिस्प्ले। ऑल्सो ये एक यूनिक फीचर देता है जो कि एक ऑगमेंटेड रियलिटी वाला आपको नेविगेशन डिस्प्ले मिलेगा। तो अगर आपको ब्रिज के ऊपर जाना है तो वो आपको एग्जैक्टली आपके फील्ड ऑफ विजन में बताएगा कि आपको राइट जाना है या फिर लेफ्ट। सो अगेन अ वेरी यूजफुल फीचर। इसके जो ADAS फंक्शंस है वो भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। हमने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ कर लिया जो कि स्टॉप गो कंडीशन में भी काम करता है। लेन असिस्ट का फंक्शन भी है इसमें, तो ये गाड़ी को बिल्कुल लेन के सेंटर में रखती है और टर्न्स पे भी अगर आप अपना हाथ उठा लो तो ये टर्न्स को अच्छे से मैनेज करती है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल और ये एक असिस्ट फंक्शन है, तो आपको हमेशा अपने हाथ स्टीयरिंग पे ही रखने चाहिए। और आजकल की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में अगर आप अपना फ़ोन ज़्यादातर यूज़ कर रहे हो या फिर आगे रास्ते को नहीं देख रहे हो तो इसका जो ये AI कैमरा है वो आपकी आँखों को डिटेक्ट करेगा और आपको एक वार्निंग देगा स्क्रीन पे कि आपको डेफिनेटली रास्ते को देखना चाहिए और गाड़ी चलाते वक्त रोड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो अगेन अ वेरी यूजफुल, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर आज के इस डिस्ट्रैक्टेड ज़माने में। और हाईवे स्पीड्स पे भी ये गाड़ी बहुत ही कंपोज्ड वे में बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलती है बिना ज़्यादा झटके, और ये उछलती भी नहीं है। और टर्न्स में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से चलती है। इसका स्टीयरिंग बहुत ही प्रिसाइज फील होता है एंड इन जनरल आप इस गाड़ी को एक फन टू ड्राइव कार ज़रूर कह सकते हो। तो आखिर क्या है हमारा वर्डिक्ट BE6e पर? टू स्टार्ट विद इसके जो लुक्स है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही अग्रेसिव है, और अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो लोग पलट पलट के देखें तो BE6e शायद आपके लिए सही रहेगी। लेकिन इसका जो कैबिन एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, जैसे कि जो एंट्री और एग्ज़िट है वो इतना आसान नहीं है। इसके यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस में थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन महिंद्रा का ये कहना है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अभी भी बीटा वर्जन में है और जब तक ये गाड़ी प्रोडक्शन में आएगी तब तक ये छोटे मोटे निगल्स सॉर्ट हो जाएंगे। एंड आई रियली होप महिंद्रा इसके जो छोटे मोटे निगल्स है वो सॉर्ट आउट करे, क्योंकि इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ये किसी भी वर्ल्ड की एस्टैब्लिश्ड EV ब्रांड को टक्कर दे सकती है, एंड नॉट जस्ट इन इट्स कैटेगरी बट इन categories which are 3, 4 or 5 times more expensive. हाँ, this car is that good. And finally at 18.9 lakh rupees इसकी जो value proposition है in terms of 500 kilometers range, in terms of its performance and in terms of the number of features, उसका कोई भी जवाब नहीं। तो अगर आप मार्केट में हो एक EV के लिए, आप BE6e को ज़रूर टेस्ट करिए ताकि आपको पता चले एक सॉर्टेड वेल राउंडेड EV क्या होती है।